सर हमने टॉपिक डिसाइड किया है मैरिज. सो मैरिज इज़ अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट. हाउ शुड वी डिसाइड दैट वी कैन ट्रस्ट द अदर पर्सन? हमने इसलिए चुना ये पॉइंट मैरिज का कि प्रीवियस मैरिज और करंटली मैरिज, जो हमारे पुराने सीनियर सिटीजन्स के हमारे जो पेरेंट्स हैं राइट, और आज की जो जेनेटिक है वो जो मैरिज है, बोथ आर वेरी डिफरेंट. तो इसका क्या सर आंसर? सर द रीज़न वी चोजन दिस टॉपिक इज़ कि आज के जनरेशन में मतलब सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल आर गेटिंग मैरिज थ्रू अरेंज मैरिजेस, राइट, मीटिंग स्ट्रेंजर एंड स्पेंडिंग देयर एंटायर लाइफ विद. आप जिस इंसान को मिलते हो मैरिज से पहले उसके साथ एग्री करने के, वो इंसान भी तो मतलब विद टाइम बदल जाता है, राइट. तो कैसे मतलब उस चीज़ को निभाएं. और दूसरी चीज़ ये है कि क्या मैरिज एक सिर्फ एक ट्रांजैक्शन चीज़ है कि मतलब एक गिव एंड टेक है कि मतलब हाँ मैं ये करूँगा और मेरे को ये मिलेगा सब, या उसका कोई डीपर मीनिंग भी है? सबसे पहले तो ये समझना है मैरिज मतलब क्या. मैरिज मतलब कंपेनियनशिप फॉर योर एंटायर लाइफ, पार्टनरशिप फॉर योर एंटायर लाइफ. ये छोटी चीज़ नहीं है. ये हमको पता है अंदर से कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन फिर भी हम 2-4 मीटिंग्स करके किसी के साथ में इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हैं शादी करने का, सिर्फ उसके बेस पे कि जो वो दिखा रहा है या दिखा रही है. और आज भी ये चीज़ बहुत चल रही है. तो ये पहले के टाइम में तो रेलेवेंट थी, क्योंकि वहां पे क्या है, बड़ों ने आपस में जबान दे दी है, अब जो बच्चे हैं उनको फॉलो करना है. अब वहां पे ये क्वेश्चन नहीं उठता है कि उन बच्चों को खुद को क्या चाहिए अपनी लाइफ से. इफ वी लुक एट मैरिज एज समथिंग विच वी हैव टू डू बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी और फ्रॉम फैमिली, तो हम बुरी तरीके से जा करके फंस सकते हैं. क्योंकि हो सकता है हमारी मैरिज किसी ऐसे इंसान के साथ में हो जाए जो हमारा पति है, पत्नी है, लेकिन एक दोस्त नहीं है, जिसके साथ हम टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं. आई स्ट्रांगली बिलीव कि मैरिज से पहले फ्रेंडशिप होनी चाहिए, कुछ महीनों की या कुछ सालों की, फिर इतना बड़ा आपको स्टेप उठाना चाहिए. यू मस्ट बी देयर विद दैट पर्सन इन सच अ वे कि अगर आपकी जिंदगी का ये आखिरी दिन है तो आप और कुछ नहीं करोगे, आप उसके साथ में टाइम स्पेंड करोगे, तो आप कह सकते हो कि इट इज वर्थ इट. और ये शादी से पहले नहीं, या शादी के 1-2 महीने बाद नहीं, शादी के 20 साल बाद भी अगर आप ये बात बोल सकते हो, देन इट इज वर्थ इट. सर माय क्वेश्चन इज़ कि हमने बोला कि फ्रेंडशिप होनी चाहिए. जब हम दोस्त बनाते हैं हम लुक्स को नहीं देखते हैं. दोस्त बनाने में हमारा फोकस होता है नेचर अच्छा है, फ्रीक्वेंसी मैचिंग है. लेकिन ऐसा चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ पार्टनर, सबको चाहे फीमेल है चाहे मेल है, बिल्कुल सेलिब्रिटी लुक चाहिए. इफ यू से कि मैरिज में अट्रैक्शन का रोल नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर कि ये पॉइंट कितना वैलिड है. बिकॉज इफ यू आर नॉट अट्रैक्टेड टू समवन, हाउ विल यू बी विद दैट पर्सन फॉर योर एंटायर लाइफ. अब इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला अट्रैक्टिव होगा तभी आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे. वो अट्रैक्शन आपके अंदर होता है. किसी के लिए कोई अट्रैक्टिव है, किसी के लिए कोई नहीं है. तो वो आपको देखना है कि क्या एट द लेवल ऑफ अट्रैक्शन, at the level of compatibility, at the level of friendship, at the level of understanding, at the level of being good at heart. good की definition बोल सकते हैं sincere at heart. जैसे कुछ लोग होते हैं वो अंदर तक करप्ट होते हैं, तो अगर आप भी करप्ट हो तो बढ़िया है, दोनों की बहुत बढ़िया बनेगी. बट अगर आप थोड़े जेन्युइन हो, यानी अंदर से आप एक्चुअल में किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हो और बुरा नहीं चाहते हो, और वो दूसरा इंसान बिल्कुल उसका एग्जैक्ट अपोजिट है, और बाकी सब चीज़ें मैच भी हो रही है, तो सब बेकार हो गया. आप लोगों की तो मैरिज हो ही चुकी है, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझते हो. आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो कि जब आप लोगों की शादी हो गई है तो आपने टॉपिक क्यों चूज़ किया है? सर रीज़न इज मैरिज की रेलेवेंस क्या है. मतलब इज इट जस्ट अ ट्रांजैक्शन कि मतलब ठीक है, मतलब ये मेरा काम है वो तेरा काम है, या ऐसा कोई डीपर मीनिंग भी है? मतलब फ्रेंडशिप आपने जैसे बताया ठीक है, इट्स अ गुड फाउंडेशन, बट उसके बाद क्या, मतलब हाउ डू वी एक्सप्लोर दिस? मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, ये 2 एनर्जीज है जो अपने आप में बहुत अलग है, और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी है. और जब ये साथ में आती हैं 2 एनर्जीज, तो एक आप लाइफ को एक अलग वे से देखते हो, जैसे आपने उससे पहले कभी नहीं देखा होता है. क्योंकि एक ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत अलग है, बिल्कुल अलग है, और फिर भी आप उसको पसंद करते हो बिकॉज कि वो आपसे अलग है. नहीं तो अगर आपके जैसे कोई साथ में आ जाए तो आप बोर हो जाओगे 2 दिन में ही. बट अगर इसको और एक लेवल आगे लेकर के जाना है, तो आपने सुना होगा शिव शक्ति. इसकी मीनिंग को ध्यान से समझना होगा. स्पिरिचुअलिटी जिसको हम स्पिरिचुअलिटी समझते हैं वो एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी नहीं है.
योग का मतलब होता है यूनियन, जुड़ना, सामने वाले से इस तरीके से जुड़ना, इस लेवल पे जुड़ना जहां पे अलग होना पॉसिबल ही नहीं है, ना जीते जी ना मरने के बाद। तो क्या आप अपनी वाइफ के साथ में इस लेवल पे जुड़ गए हो, या फिर वो एक ट्रांजैक्शन है, जैसे कि जॉब एक ट्रांजैक्शन है, पसंद नहीं है लेकिन काम है, करना पड़ेगा, पेट भरना है तो पसंद नहीं है सामने वाला इंसान, लेकिन शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो अब साथ रहना पड़ेगा। क्या वो एक ट्रांजैक्शन है, या फिर इट इज समथिंग मोर? अब वो मोर क्या है, उसके लिए यू नीड टू डिस्कवर योरसेल्फ। आपको खुद को जानना होगा कि आप क्या हो। जब आप उसको जान लेते हो तो आप ये भी जान लेते हो कि वो क्या है। आप और आपकी वाइफ दो दिख रहे हो, पर दो नहीं हो, एक ही सिक्के के दो पहलू हो, हेड और टेल। मतलब मैं और तू सिर्फ कहने के लिए है, एक्चुअल में मैं और तू कहीं भी नहीं है। जैसे शिव और शक्ति सिर्फ कहने के लिए है, दोनों एक ही है और इनसेपरेबल है। तो अगर इस सच को आप देख लेते हो तो अब आप दोनों दो रहे ही नहीं, एक ही हो गए हो। ये मैरिज का एक्चुअल में एक डीपर मीनिंग है जिसको हमको समझना है। दिस इज लाइक अ कम्युनियन ऑफ टू सेपरेट एंटिटीज, जो एक्चुअल में सेपरेट नहीं है, लेकिन सिर्फ माइंड के लेवल पे सेपरेट है। लेकिन अगर माइंड के लेवल पे भी वो सेपरेशन मिट जाता है तो जो बचा रह जाता है उसको प्यार कहते हैं। ये हो गया हाईएस्ट जो पॉसिबिलिटी है एक मैरिज की। मैरिज से पहले हमें एक टाइम मिलता है जिसमें हम एक दूसरे से मीटिंग करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, मेंटल लेवल, आईक्यू लेवल, कंपैटिबिलिटी। आफ्टर द मैरिज हम एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद कुछ डिफ़िकल्टीज ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे इफ़ आउट चलता रहता है, इवन आउट चलता रहता है। समथिंग यू कैन से लाइक दैट सास बहू पॉइंट। इस सिनेरियो को, इस मेरे क्वेश्चन ये है कि हम फैमिली को और अपनी लाइफ को जब हम एज अ पेरेंट बन जाते हैं तब हम पैनिक नहीं हो सकते हैं हर मोमेंट के ऊपर। हमें भी समझना है और हम चाहते हैं हमारे पेरेंट्स भी समझे, बट हमें लगता है कि वो नहीं समझ सकते बिकॉज ये ट्रेडिशनल ऑर्थोडेंटिक सोच के हैं वो। तो हम उस टॉपिक का क्या आंसर होगा सर, हम कैसे सर्वाइव करें उससे? तो हम ये कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को तो नहीं बदल सकते, खुद को तो बदल सकते हैं ना। क्या हम खुद अपने आप से ये बोल सकते हैं कि जब मेरे जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाएंगे तो आई विल गिव देम कंप्लीट फ्रीडम टू डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, टू बी वट एवर दे वॉन्ट टू बी, टू लिव वेर एवर दे वॉन्ट टू लिव, और मैं उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा। दिस इज लव। हम लव का मतलब ये समझते हैं कि ये मेरा बच्चा है, इस पे मैंने कब्जा कर लिया है। ये लव होता है क्या? लव अगर सीखना है तो पंछियों से सीखो। जब एक पंछी के अंडे में से उसका बच्चा निकलता है तो वो उसको धक्का मारती है पेड़ के ऊपर से। उसमें कई बार वो गिर करके मर भी जाता है, उड़ नहीं पाता है, लेकिन वो धक्का जरूरी है ताकि वो खुद उड़ सके, नहीं तो वो उड़ ही नहीं पाएगा, कभी उड़ना सीख ही नहीं पाएगा। वो एक वक्त होता है, एक मूवमेंट होता है। तो दैट मूवमेंट इज व्हेन यू आर 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, मैक्सिमम 20 ईयर्स ओल्ड। तब आपके पेरेंट्स को आकर के आपको बोल देना चाहिए कि अब तुम्हें क्या करना है अपनी लाइफ में, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसी बनाना है अपनी लाइफ को, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद दैट। लेकिन ये हम तब बोल सकते हैं जब हमारा खुद का रिलेशन अच्छा होगा। जैसे एक वाइफ है, उसकी हस्बैंड से नहीं बनती, तो उसके लिए क्या है, बच्चे ही सब कुछ है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, और मान लो वो बेटा इकलौता है, तो उसकी जान कहां अटकी हुई है? जैसे कहानी सुनी थी ना बचपन में, एक तांत्रिक की जान तोते में अटकी होती है, तो इस मां की जान उस बच्चे में अटकी हुई है। अब जैसे इस बच्चे की शादी हुई तो ये बच्चा दूर गया अपनी मां से, तो अब उस मां की हालत खराब, क्योंकि पति से नहीं बनती है। अगर इस पॉइंट पे इन दोनों का रिलेशन ठीक है, यानी हस्बैंड वाइफ का, माँ बाप का, तो माँ बाप कहेंगे हम जा रहे हैं वर्ल्ड टूर पे या इंडिया टूर पे या अपनी चारधाम यात्रा पे, वट एवर इट इज, जो भी वो अफोर्ड कर सकते हैं, जितना भी, तुम अपना एंजॉय करो, जियो और जीने दो। तो समझ गए ये सब कहां जाकर के जुड़ रहा है, कहां जाकर के कनेक्ट हो रहा है कि मैरी अ पर्सन जिसके साथ में आप अपनी पूरी जिंदगी स्पेंड करना चाहते हो और कर सकते हो। ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में किसी से भी शादी कर ली कुछ भी देख करके। इनफैक्ट मेरे पिछले सेशन में मैंने बात करी है डाउरी के बारे में, वो सेशन है सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में जिसमें मैंने बात करी है। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर डाउरी बीच में आ जाती है तो लड़का तो बेशरम है, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है,
लड़की को इमीडिएटली स्टैंड ले लेना चाहिए और मना कर देना चाहिए कि मैं ऐसे लड़के से शादी नहीं करूँगी। सर, मैरिज का एक बहुत बड़ा एलिमेंट और एस्पेक्ट होता है पेरेंटिंग, राइट? आई थिंक ये सब डिस्कशन के बाद जैसे हम कहते हैं कि हाँ हमने जैसी लाइफ जी ली, बट इन योर ओपिनियन फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन हम व्हाट कैन वी डू फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन की वो बचपन से मतलब इस ट्रैप में ना फंसे हैं, राइट? मतलब दे शुड नॉट स्ट्रगल लाइक दिस फॉर दिस, मतलब व्हाट कैन वी डू, आई मीन एज अ पेरेंट, to help them think more maturely about this, and how can we create that environment for our children, that ecosystem in which children, the next generation do not commit the same mistakes in doing it. पेरेंटिंग क्या है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज की डेट में जो पेरेंट्स हैं, जो मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है अपने बच्चों को लेकर के, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उनके करियर के बारे में, उनकी हर चीज़ के बारे में, सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने ऊपर रख के देखो, अगर कोई बॉस है वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, 24 घंटे देखता रहेगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। अब अगर आपको कुछ करना भी होगा आप नहीं करोगे, आप छुप के करोगे। तो एज पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं, भूल जाओगे आप पेरेंट्स हो और भूल जाओगे वो बच्चे हैं, दोस्ती कर लो बच्चों के साथ, ट्रीट देम एज एडल्ट्स। आज की डेट में बच्चे बच्चे नहीं हैं, इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। 8-9 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे कोई बच्चे नहीं हैं, उन्हें सब पता है। अरे बात करो उनसे एज फ्रेंड्स, बच्चों से दोस्ती करो, इतनी गहरी दोस्ती कि बच्चों को सेकंड थॉट ना आए आपसे कुछ भी डिस्कस करने में। वो तब होगा जब वो देखेंगे कि आपकी और आपकी जो वाइफ है उनकी दोस्ती किस लेवल की है, उसी से तो सीखेंगे वो। अगर आपका जो रिलेशन है आपकी वाइफ के साथ में वो बहुत स्ट्रांग है और आप दोनों अपने बच्चों के आइडल हो, तब आप उनको अपने साथ बिठा सकते हो और बोल सकते हो कि अब हम चारों दोस्त हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में अपने बच्चों से बात करो, बिना किसी सेकंड थॉट के। तब वो बिना किसी सेकंड थॉट के आपसे बात करेंगे, नहीं तो वो किसी और से बात करेंगे। पेरेंटिंग को भी अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं, वो क्या है कि समझना कि आपके बच्चे क्या चाहते हैं और उसमें उनको सपोर्ट करना, अपने स्टेटस के लिए उनको यूज करना नहीं, जो बहुत सारे पेरेंट्स कर रहे हैं। मेरा बच्चा देखो वो तो ये करता है, मेरा बच्चा फर्स्ट आता है, मेरा बच्चा ये कर सकता है। क्या नौटंकी है, बच्चे को यूज कर रहे हो अपनी ईगो को बढ़ाने के लिए और कह रहे हो कि हमें अपने बच्चों से प्यार है। ये प्यार होता है? अगर हम उसको कह रहे हैं वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरीबडी इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर रिच और पुअर, तो हमें भी वो ही करना है। तब जाकर के हम बच्चों को एक्चुअल में सिखा रहे हैं, लीड बाय एग्जांपल। गलती हो जाए तो इमीडिएटली माफी मांगनी है बच्चों से माफी नहीं मंगवानी है। हम बच्चों को कंट्रोल करने का मतलब प्यार समझते हैं। अरे नहीं, बच्चों में और आप में एक्चुअल में फर्क नहीं है। बस फर्क इतना है कि बच्चे आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि अभी उनकी कंडीशनिंग इतनी नहीं हुई है ना, तो वो कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। धीरे धीरे हम उनको अपने जैसा बेवकूफ़ बना देते हैं। इसको हम पेरेंटिंग समझते हैं। पेरेंटिंग मीन्स कि बच्चे से बात करना एज अ फ्रेंड और उसको बोलना कि कभी भी कुछ भी तुम्हें बात करनी है किसी भी टॉपिक के बारे में, सोचना नहीं है, आ करके बात करो। और थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है ना अगर आपको आपकी वाइफ को, कोई बात नहीं, बात करो। ऑन अ मैरिज पार्ट, संदीप सर, व्हेन आई मीट विद समवन, हम लोग किसी से मिलते हैं, वो हमसे मिलते हैं, एक दूसरे को जान पहचान करते हैं, पहला चेहरा बड़ा अच्छा होता है। जब निभाने की बात आती है, साथ चलने की बात आती है, प्रैक्टिकली लॉन्ग टाइम का होता है, द फेस आर टोटली चेंज, जिसे हम कहते हैं एवरीबडी हैव 2 फेसेस। हर इंसान के 2 चेहरे हैं, पहला चेहरा बड़ा अच्छा, सेकंड चेहरे में शादी हो गई है ना? Yes. आप कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहे ना? नहीं। सो चेंजेस आ जाते हैं एज अ पेरेंटिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा, एज अ फैमिली मैच्योर हो जाते हैं हम। एक यंग एज में हमारी एक सही एज होती है शादी की 20-25 के अंदर हम लोग कर लें। राइट। उसके बाद जब हम 30 की फिगर में आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बेबी हो जाता है हमारा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के साथ साथ बेसिकली लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, प्लेटफॉर्म बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ एक अपनी जुड़ जाती है, टाइम एक दूसरे को कम दे पाते हैं।
बट इस चीज़ को हम कैसे टाइम दे पाएँ, कैसे समझें एक दूसरे को कि हम लोगों में डिस्टेंस ना बने? कुछ रिचुअल्स बना सकते हैं। जैसे एक रिचुअल हो सकता है कि डेली सुबह उठ करके आपको हग करना है। हग इंग्लिश वाला, हिंदी वाला नहीं। तो अपनी अपनी वाइफ को हग करना है, और अगर बच्चे हैं तो बच्चों को हग करना है। धीरे धीरे एक रिचुअल बन जाएगा, एक इंटीमेसी का। प्लस प्रॉब्लम्स को पहले से फोर्सी करना होता है कि अब क्या होने वाला है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, उसके लिए पहले से तैयार हुआ जाता है। जैसे अभी हमने बात करी ना कि भाई अगर हमको पहले से ही पता है कि जो सास बहू है उनकी आपस में लड़ाई होने वाली है, तो उनको साथ लाना ही क्यों है? इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। और क्या इश्यूज आते हैं जब बेबी होता है, तब बहुत तरह के इश्यूज आते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत मेजर इश्यूज आते हैं। एक फीमेल के ऊपर क्या बीत रही होती है वो सिर्फ वो ही जानती है, वो बोलेगी नहीं, बट हमको पता होना चाहिए। तो हमें पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में। वी मस्ट बी एजुकेटेड। एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता जो स्कूल कॉलेज में हमने पढ़ा है। इफ़ वी आर इन अ रिलेशनशिप वी मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट कि हर महीने एक फीमेल को क्या प्रॉब्लम आती है, पीरियड्स क्या होते हैं, पोस्ट डिलीवरी जो बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती है, मूड स्विंग्स क्या होते हैं, उसको कैसा फील हो रहा होता है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। तो आई वुड रादर से कि हस्बैंड का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है ये समझने में कि अब क्या नेक्स्ट प्रॉब्लम आने वाली है, और उस वक्त अगर हम और कुछ नहीं तो सिर्फ उसको समझ पाए और आराम से जा करके उसके शोल्डर पे हाथ रख करके कहें कि नहीं तुम टेंशन ना लो, आई एम विद यू, तो इतना ही बहुत होता है। लाइफ में ऐसा नहीं होता है जैसा मूवीज में देखते हैं, क्योंकि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत क्लैशेस होते हैं। अगर कोई आपको आकर के ये बोलता है ना कि नहीं हमारे तो शादी के बाद में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, झूठा है, वो झूठी है एक नंबर की। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सब झूठ है। रियल लाइफ में क्या होता है, क्लैशेस होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, पावर डायनामिक्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, एक्सपेक्टेशंस मिसमैच होता है, ये सब कुछ होता है। तो कभी भी इस एक्सपेक्टेशन के साथ में शादी नहीं करनी है किसी भी इंसान के साथ में कि सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। इनफैक्ट जो अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि एक हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है मैरिज की, वो भी एक डायमेंशन है, बट दैट इज नॉट द होल पिक्चर। क्योंकि एट अ सरफेस लेवल थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कभी ना कभी चलता ही रहेगा। कभी क्लैश हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। इसको मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि एक तरह का नेगोशिएशन होता है दोनों का आपस में, जो कोई बोलता नहीं है लेकिन ऑब्वियस होता है। लड़के को कुछ चाहिए होता है अपनी लाइफ से, लड़की को कुछ चाहिए होता है, तो एक तरह का रबर बैंड होता है जिसको दोनों तरफ से वो खींच रहे होते हैं। ज्यादा खींच दिया तो टूट जाएगा। समझ रहे हो प्रॉब्लम? मतलब ये एक आर्ट है और साइंस है। साइंस क्या है? नेगोशिएशन। और आर्ट क्या है? आपको समझना पड़ेगा कि उस रबर बैंड को कितना खींचना है, यानी अगर लड़ना भी है तो कितना लड़ना है। ज्यादा लड़ लिए तो गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं लड़े तब भी गड़बड़ हो जाएगी। आप लोग इसलिए हंस पा रहे हो क्योंकि समझ पा रहे हो ना। अगर अभी कोई 20-22 साल का बच्चा होता तो समझ नहीं पाता, तो आप समझ ही रहे हो ये सब क्या होता है। एज ग्रुप ऐसी है, शादी हो चुकी है, तो आप समझ पा रहे हो एक एक बात को जो मैं कह रहा हूं, है ना। तो जो कहता है कि नहीं शादी में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, वो बेवकूफ है। तो आप ये कह सकते हो कि ये एक ऑनगोइंग लर्निंग प्रोसेस है जो चलता ही रहता है। आप कब कहोगे कि ये जो मेरा गाना है, अगर आप सिंगर हो, आप कब कहोगे कि ये मेरा बेस्ट गाना है? अगला गाना उससे बेटर हो जाएगा, उससे खराब भी हो सकता है। तो ऐसे ही इन मैरिज यू कैन नेवर बी परफेक्ट। इनफैक्ट लाइफ इज इम्परफेक्ट। ये बात मैंने बोली है, बट आई एम नॉट श्योर कितना डीपली हम इस बात को समझते हैं। लाइफ इज इम्परफेक्ट। अगर ये बात आपको समझ आ जाती है ना, आपके 99% क्लैशेस खत्म हो जाएंगे शादी में। ये जो बच्चों के लिए लड़ाइयाँ होती है ना घर में, आपको लगता होगा कुछ ऐसा करना है, वाइफ को लगता होगा ऐसा करना है। अगर ये समझ आ गया है कि लाइफ इम्परफेक्ट है, तो हम अननेसेसरी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे अपने पार्टनर पे या उस बच्चे पे। हल्के फुल्के रहो, हंसते खेलते रहो। इनफैक्ट लाफ्टर से बड़ी कोई चीज़ नहीं है मैरिज में। आई थिंक अगर आप मेरे से पूछोगे ना कि एक ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए
जो दो लोगों में होनी चाहिए इससे पहले कि वो ये डिसीजन ले कि हमें शादी करनी है या नहीं करनी है। साथ में हंसना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को एक बुजुर्ग आदमी ने कहा था, कहते अगर अपनी शादी को सही से रखना है ना तो उसका जो गोल्डन रूल है वो तुम्हें बताता हूं। जब बीवी बोल रही है तो चुप हो जाओ, और जब वो चुप है तो कुछ मत बोलो। चुप ही रहो, अपनी औकात में रहो, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनी हाउ, मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आप उस इंसान के साथ में हर तरह की सिचुएशन में हंस सकते हो, तो इससे बड़ी कोई क्वालिटी नहीं हो सकती एक लाइफ पार्टनर में। आई होप दैट सम्स अप द एंटायर कॉन्वर्सेशन एंड डिस्कशन जो भी आज हमने यहाँ पर करी है। ऑल्दो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बट उसकी जितनी हो सके हमने लेयर्स को आज टच करने की कोशिश करी है। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड प्लेजर मीटिंग।